हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पावरमेंट। आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11 का मॉडल सेट टू फिजिक्स का लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन आप सबों के सामने बताया जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन ये वीडियो देखकर अवश्य जाएं। ये आप सभी के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किए गए कार्य का विमेय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमेय सूत्र के समान है? तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी बल आघूर्ण। ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो फिर आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार यही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को पढ़िए और उनको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो कन्फर्म है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये कार्य का विमेय सूत्र पूछ रहा है। यानी कि ये कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं mL/T/2 होता है। जो कार्य का विमेय सूत्र होगा वही क्या होगा, ऊर्जा का विमेय सूत्र होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमेय सूत्र। तो इसमें जी का विमेय पूछा गया है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किन दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्यस्त क्रमानुपाती होता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। जब हम लोग इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो हम लोग वहाँ से भी इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो उसका डायमेंशन वहाँ से निकालने के बाद क्या होगा, तो m⁻⁻1, l⁻³ और 3t⁻⁻2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है? देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, भौतिक राशि का नाम नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन इसमें से किन्हीं 3 ऐसा होंगे जो क्या होंगे, भौतिक राशि है, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं है। तो हम लोगों को उसी को पहचानना है। इसलिए कहता है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। देखिए, इसमें लिखा है भौतिक राशि का नाम नहीं है। आप इसमें थोड़ी सी छोटी सी भी अगर ध्यान नहीं दिए तो एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना। तो इसमें भौतिक राशि का नाम कौन सा नहीं है, तो किलोग्राम। किलोग्राम हमारे भौतिक राशि का नाम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमारे बेसिक जो राशियाँ होती है वो कितने होती है, 7 होती है। तो उन 7 में से ये हमारे नहीं आते हैं। तो कौन सा नहीं होगा, कि जी किलोग्राम। यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए मापने के लिए SI इकाई का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं ज्योति तीव्रता ये तो मूल है, मूल राशि है। मूल राशि को तो हम लोग याद किए हुए थे, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, वृत्ताकार पथ में एक समान गति से चल रहा है ना, क्या एक समान गति से चल रहा है तो उसका तो हर एक एरिया पर, हर एक पॉइंट पर क्या होंगे, उनका वेग हमेशा बदलते रहेगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि उसका वेग बदलते रहेगा। यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है? इसमें क्या पूछा गया है, एक सदिश राशि के बारे में। क्या चाल कोई एक सदिश राशि है? नहीं, क्योंकि सदिश राशि पहचानने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक डायरेक्शन की और दूसरा उनके परिमाण की। तो चाल में उनका परिमाण है क्या,
या फिर उनका डायरेक्शन देखिए। तो हमें पहचानने के लिए बस दो ही उसका ऑप्शन उठाते हैं, या तो उसका डायमेंशन होना चाहिए या तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों होना अनिवार्य है। तो इसमें से किसका है? वेग का। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गतिकी की समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन ने 3 समीकरण दिया था, दिए थे ना। तो उनमें से आप देख लीजिए किसमें क्या दिया हुआ है। इसमें तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से देखिए कि इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? अंतिम वेग। अंतिम वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? v² बराबर u² प्लस 2h। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिमाण क्या होगा? ये क्या कह रहा है? दो सदिश परिमाण में समान है, ठीक है, और दिशा में विपरीत है। जब दो सदिश समान होगा परिमाण और अपोजिट होगा, यानी कि नेगेटिव साइन होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, जब उन दोनों में क्या किया जाए? एडिशन किया जाए तो उनका टोटल परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य होगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दो सदिशों का अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर इज द सी। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। तो यहाँ पूछा हम लोगों के अदिश गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? बिंदु गुणन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक क्या रहता है? ये तो हम लोग पिछले सेशन में भी देखे हुए थे। उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रक्षेप गति में वेग का जो हॉरिजेंटल घटक होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एम द्रव्यमान की एक गेंद यू वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को किया गया आवेग क्या होगा? जिस वेग से वो वस्तु क्या से टकराती है? दीवार से टकराती है। उसी वेग से दीवार पर गेंद को दिया गया तो आवेग क्या होगा? आवेश क्या होगा? जिस वेग से क्या उसी वेग से वापस आएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं एक जाने में आने में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका कितना हो जाएगा? -2 mu, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वहाँ पर नेगेटिव लगा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसी जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? जड़त्व का नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला लॉ क्या था? जड़त्व का नियम। दूसरा संवेग में परिवर्तन की दर, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें पूछा क्या है? जड़त्व का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, न्यूटन का गति का पहला नियम। ओके, कोई डाउट? अभी तक में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संवेग में परिवर्तन द्वारा किया गया संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा किया जाता है। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी में तैर रहा है। कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल है। देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। हम पिछले सेशन में भी इस क्वेश्चन को बताए थे कि एक कॉर्क को जब पानी में तैर रहा होता है तो कॉर्क पर आरोपित बल क्या होगा? देखिए, जब कोई भी वस्तु अगर पानी में तैर रहा है तो वो क्यों तैर रहा है? क्योंकि पानी पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा लगाया गया बल, अगर उनका देखा जाए बल, उत्प्लावन बल कम होता वस्तु की तुलना में तो वो डूब जाता। लेकिन वो तैर क्यों रहा है? जब दोनों में क्या हो रहा है? इक्वल है, समान है, तभी तो वो तैर रहा है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन है, न्यूट्रल है, यानी कि उसमें दोनों इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो
न्यूट्रल में आ जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तभी वो पानी में तैर रहा है। चाहे जैसे कि 10 ग्राम का यहाँ पर वस्तु के बारे में पूछा, यानी कि 10 ग्राम वस्तु द्वारा पानी पर लगाया गया जितना बल होगा उतना ही बल उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, लगाए हुए हैं। तो इसीलिए इसका जो आरोहित बल होगा, कुल परिणामी बल होगा, वो क्या होंगे, 0 न्यूटन, यानी कि 14 नंबर का आंसर डी। नेक्स्ट 15, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को। जहाँ देखिए एग्जाम में भी ना आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ पर दिखाया मिलेगा, ठीक, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट ऊर्जा क्या है, ये तो सभी को पता है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बल विस्थापन का वक्र क्या दर्शाता है, हमारा कार्य को दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, केवल संवेग संरक्षित होता है, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पूछना है, तो क्या होते हैं, दोनों संरक्षित रहते हैं। क्या क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोग शक्ति पूछा है ना, सॉरी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P=W/T, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसमें कितना, W का मान दिया हुआ है 500 और T का मान 4 है। जब हम लोग 4 से 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 125। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इज बी। ओके, 125 वाट आएगा। और शक्ति का ऐसा ही मात्रा वाट होता है, इसलिए हम लोग उसका यूनिट वाट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। यह भी आप लोगों को बताया गया है पहले ही। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ये तो डेफिनेशन है, आप लोग इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन से भी बना सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है। परिभ्रमण त्रिज्या यानी ये तो रेडियस पूछ रहा है ना, यानी कि डिस्टेंस है। देखो त्रिज्या क्या होते हैं, लंबाई ना है, लंबाई का तो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता है। हाँ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो यानी कि उसका ओमेगा आ जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, द्रव्यमान m और त्रिज्या r की एक ठोस बेलन का उसके अक्ष में परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ये तो सेम क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, हाफ mr²। ओके, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के ग्रहों का नियम किसने किया था, केपलर ने। न्यूटन ने दिया था, नहीं न्यूटन तो अलग, वो तो गति के बारे में दिया था। फेराडे विद्युत मोटर वगैरह सब के बारे में दिया था। किरचॉफ तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में दिया था। ये ग्रह के बारे में किसने दिया था, तो केपलर का नियम है, केपलर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, 1 kg चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा। एक कैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप सभी को सामने लेके आया हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप सभी
इन सब क्वेश्चनों को भी इग्नोर करके नहीं चलना, इन सब क्वेश्चनों को कभी कभी देख लेना चाहिए, एक झलक देखकर ही जाना। ओके, देखिए ध्रुवों पर नहीं, भूमध्य रेखा पर होगा क्या? नहीं भाई, तो 45 डिग्री अक्षांश पर या 40 डिग्री अक्षांश पर। तो 1 केजी चीनी खरीदना कहाँ से आसान होगा हमें? 45 डिग्री अक्षांश पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसको तो आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या ये संपर्क बल है? नहीं है, नहीं है। लंबी दूरी का है? हाँ, लंबी दूरी का है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण का मान भी घटता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के पास आते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का भी मान अधिक होता है। तो ये किसका है? यह एक लंबी दूरी का बल है। विद्युत चुंबक तो नहीं है भाई, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी लंबी दूरी का एक बल है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और आगे की ऐसे कंटेंट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट 1 में। ओके।